हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अभ्यास वाला एक के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनको हल करवाएंगे और हम वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं और इनके उत्तर पर चलते हैं। तो वायु है, पहला क्वेश्चन है वायु है। तो वायु क्या है? वायु एक समांग मिश्रण है। इसके सभी अवयव एक दूसरे से अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं और सभी जगह का गुण समान रहता है। तो कि यौगिक तो है नहीं, तब तो हो ही नहीं सकता, एक ही चीज मिलती नहीं। विषवांग में अलग अलग गुण भी रखना होता है, तो वो नहीं है, तो समांग मिश्रण है। सी वाला विकल्प, तीसरा विकल्प सही है। और अगले वाले प्रश्न पे अगर हम चले तो प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सी धातु, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। तो क्या द्रव्य के बारे में हमने आपको बताया था कि जो भी वस्तु द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है वो होती है द्रव्य। तो वायु जगह भी घेरती है और इसका द्रव्यमान भी होता है। रेत दोनों होता है। विद्युत, जो विद्युत होता है ये न जगह घेरती है, ठीक है, ना इसका कोई वजन होता है। वजन तो होता ही नहीं है, जगह तो घेरती भी नहीं है, तो ये क्या है? द्रव्य नहीं है। यही अपना सही है। वाष्प तो जगह घेरती है, उसका वजन भी होता है। पानी ही तो है, तो वजन तो होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि एम द्रव्य एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमने बताया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, ई बराबर mc² के बारे में बताया था कि ये अर्घ के रूप में रहेगा। और हमने कहा था कि यही चीज जो है कि अलग अलग विकल्प के रूप में अलग अलग चीजों को दर्शाते हुए आएगी और आपको ये याद रखना होगा। तो mc², देखिए पहला वाला विकल्प गलत है, mc² अर्घ, ये दूसरा वाला विकल्प सही है। बाकियों में देख सकते हैं आप विकल्प इन्हीं चीजों को कैसे बदल बदल के दिया गया, तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है। अगला जो प्रश्न है वो है भू परिपाटी में जो तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा है? तो भाई बात यह है कि भू परिपाटी यानी जमीन के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, ये नहीं होगा। लोहे के बारे में बात नहीं की गई थी, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बारे में बात की गई थी। कहा गया था अधातुओं में बात की जाएगी तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहेगा, और धातुओं की बात की जाएगी तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन तत्व के बारे में बात नहीं की गई, धातु अधातु को छोड़ करके दोनों में मिलाकर के ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की अगर तुलना की जाए तो कौन ज्यादा रहेगा? तो इसमें जो ज्यादा रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। भाई बात याद रखेंगे, ऑक्सीजन अपना ज्यादा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होता है धातुओं से, मतलब एल्युमिनियम से वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए पहला वाला विकल्प सही होगा। लेकिन अगर अधातुओं की बात करें, अधातुओं या फिर ऐसी नॉर्मली बात की जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर धातुओं की बात की जाए तो एल्युमिनियम सही किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है नमक का जलीय विलयन है। नमक का जो जलीय विलयन है, नमक को पानी में जब घोला जाता है तो वो क्या होता है? वो है एक समांगी मिश्रण। वो क्या है? एक समांगी मिश्रण है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि बारूद, दूध, जल, धुआं और गंधक में इनमें विषमांगी पदार्थ हैं। कितने विषमांगी पदार्थ इसमें हैं? देखिए बारूद विषमांगी है, ठीक है, दूध भी विषमांगी है, जल एक यौगिक है, ये तो नहीं होगा, धुआं एक विषमांगी पदार्थ है, ये सही है। गंधक, गंधक एक तत्व है, वो क्या है? विषमांगी पदार्थ नहीं हो सकता। तो केवल 3 लोग हैं जो विषमांगी पदार्थ हैं। आपका ये दूसरा वाला विकल्प सही हो रहा है, दूसरा वाला विकल्प सही हो रहा है जिसमें 3 विषमांगी पदार्थ मिल रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में धातु है, इनमें से कौन सा धातु है? अब जानते हैं कि पारा के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन आपसे सुना कि वो धातु है, बाकी सब क्या है? अधातुएं हैं। यहाँ पे जर्मेनियम एक उपधातु है, कार्बन और गंधक अधातु है, पारा एक धातु है। और 8वां प्रश्न निम्नलिखित में अधातु याद कीजिए। अधातु, यहाँ पे आपने देखा कि गंधक एक अधातु है, तांबा, लोहा, सोना बाकी सब धातु है। निम्नलिखित में एक उपधातु देखिए, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है, बताया था भैया कि ये क्या है? उपधातुएं हैं। यहाँ पे आर्सेनिक उपधातु है, आयोडीन अधातु है, पारा धातु है, गंधक अधातु है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझी। अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कहा गया है अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या फिर कभी कभी उदासीन होते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों नहीं होंगे, केवल अम्लीय होगा। पहला वाला विकल्प के लिए ही
सही होगा। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? तो ऑक्सीजन तो O होता है और ओजोन O3 होता है। ये क्या होता है? अपर रूप। अपर रूप के बारे में बताया गया था, ये अपर रूप है। और हीरा क्या है? हीरा क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, क्या है इनमें से? तो हीरा मुख्यतः कार्बन से मिलकर बना होता है, केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से ये केवल क्या है? तत्व कहलाएगा, मिश्रण नहीं कहलाएगा, ठीक है, यौगिक भी नहीं कहलाएगा, वो केवल तत्व कहलाएगा। ओके, तो अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है भैया। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप है, तो कार्बन का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम के बारे में बताया कि ये उपधातु है। जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सब क्या है? उपधातु हैं, तो ये उपधातु है। भाप क्या है? भाप मिश्रण है, यौगिक है, अधातु है, तत्व है। तो भाप मुख्यतः क्या होता है? पानी का भाप बनता है ना, पानी क्या है? एक यौगिक है। तो यहाँ पे भाप भी क्या हो जाएगा? एक यौगिक ही होगा, क्योंकि भाप बेसिकली H2O है, ना कि कुछ और। भाप बेसिकली H2O है, ना कि कुछ और। H2O है, ठीक है। जब वो H2O है तो एक यौगिक है, तो ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित गर्म करने पर पिघलता है, कौन इसमें पिघलता है? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये पिघलता, जल में नहीं बदलता, सीधे गैस में बदलता है। कपूर और आयोडीन, इनमें से हर कोई ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातिक पदार्थ है, ठीक है, इनका ऊर्ध्वपातन होता है, जिसकी वजह से ये पिघलते नहीं, गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपको इन बातों को ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला है, गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, ठीक है, बिना द्रव में बदले वाष्प में बदलने की क्रिया को, द्रव में नहीं बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, ऊपर हमने समझा ऊर्ध्वपातन, तो ये ऊर्ध्वपातन है। भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, अभी हमने बात की थी एल्युमिनियम के बारे में, तो अपना एल्युमिनियम सही जवाब होगा, ठीक है। नौसादर और रेत के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो नौसादर क्या है भैया? नौसादर एक ऊर्ध्वपातिक पदार्थ है, ऊर्ध्वपातिक पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन नौसादर का होता है। रेत का कण से अगर रेत के मिश्रण से उसको अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। छानकर आसमान क्रिस्टलन विधि से आप अलग नहीं कर सकते, आपको ऊर्ध्वपातन यूज करना होगा, तो ऊर्ध्वपातन यूज किया जाएगा। 20वां वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक विषमांगी मिश्रण है। लाल रंग का ये रक्त जो दिखाई देता है, ये क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। हर एक कण अपना अपना अलग अलग रूप से घूमते रहते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। नमक और नौसादर के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? वही ऊर्ध्वपातन द्वारा। अभी हमने नौसादर को ऊर्ध्वपातित पदार्थ का रेत से उसको अलग करने की कोशिश की, तो इसको भी हम ऊर्ध्वपातन से ही अलग कर सकते हैं। अगले वाले प्रश्न के बारे में देखें तो, जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु की नमी लेकर संतृप्त विलयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रास्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रास्वेद कहा जाता है। आर्द्रता ग्राही, जो आर्द्रता केवल ग्रहण करते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ, जो नमी को दे देते हैं। उत्प्रेरक, जो किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मतलब बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रास्वेद पदार्थ कहलाएगा, जो संतृप्त विलयन बनाते हैं। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि फेरस सल्फेट हाराकसिस किस प्रकार का क्रिस्टलन है? तो हमने बात की थी कि ये हाराकसिस या ये जो कुछ लोग होते हैं, ये क्या होते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं? जो बेसिकली हमको क्या करते हैं कि अगर नम वायु में रख दिया जाए, फिर वायु में रख दिया जाए, तो अपना जो क्रिस्टलीय जल होता है वो उठा करके वायु को दे देते हैं। तो ये उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं। कौन से? यहाँ पे फेरस सल्फेट हाराकसिस या फिर फेटकरी ले लीजिए, ये लोग उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कैसा पदार्थ है? तो ये एक आर्द्रता ग्राही पदार्थ होगा। क्या होगा? आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रास्वेद में पदार्थ होते हैं जो आर्द्रता, नम वायु से आर्द्रता यानी कि जल को ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ वे होते हैं जो अपना क्रिस्टलीय जल दे देते हैं। आर्द्रता ग्राही क्या होते हैं? वो आर्द्रता को सोख लेते हैं, ठीक है, वो सोख लेते हैं लेकिन संतृप्त विलयन नहीं बना पाते हैं। तो बिना बुझा चूना आर्द्रता ग्राही पदार्थ में आता है। उत्प्रेरक यहाँ पे कई बार आपको दिया जा रहा है। उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक घटना को या जो हो रही प्रक्रिया को उसको तीव्र कर दे या फिर मंद कर दे, तो ये उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में
प्रास्वेद पदार्थ है। प्रास्वेद पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्हें क्या कहा जाता है, वे कौन से प्रास्वेद जो नम वायु में रखने पर क्या करते हैं कि वायु से जल को ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं। तो ऐसा कौन सा होते हैं? तो भैया यहाँ पे जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिल जाता है। ये एक प्रास्वेद पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने जब पढ़ा है तो उसमें आपको मिल गया है कि यही वो लोग होते हैं जो संतृप्त विलयन बना लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सही जवाब होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? यानी कि भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है भैया। दूध का सड़ना भी नहीं होता है। जल का बनना, वाष्प का बनना जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी नहीं होगा। अपना तीसरा वाला विकल्प एक सही जवाब है। अगले वाले प्रश्न में हम चलेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? बल्ब का जलना, बादलों का बनना, हाइड्रोजन का जलना, बर्फ का पिघलना। तो बाकी सारी चीजें नहीं। हाइड्रोजन का जलना, जो हाइड्रोजन H2 है, इसको जलाने पे ये जल जाती है, तो ये हाइड्रोजन का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी सब रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं है। चूने का बुझना कैसा परिवर्तन है? तो चूने का बुझना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रखेंगे, चूने का बुझना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आगे बात करेंगे अंतरा आणविक बल अधिक होता है। हमने बात की थी द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हमने आकृति और आकार के बारे में बात तो की थी, पर अंतरा आणविक बल या अंतरा आणविक स्थान के बारे में बात नहीं की थी। जिस आप जानते हैं कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अब अगर ये बहुत पास पास है तो इनके बीच लगने वाला बल ज्यादा है, तभी तो ये पास पास है। तो अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। और अंतरा आणविक स्थान यानी 2 अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है, क्योंकि बल कम होने की वजह से ये सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो अंतरा आणविक बल सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है। और भाई गैस में सबसे कम होता है, यही में नगण्य के बराबर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। अंतरा आणविक स्थान के बारे में बताया जिसमें बल सबसे कम लगेगा, अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे। तो गैस में ऐसा होता है जिसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है, वो किसमें होता है? गैस में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? वो ठोस में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। सीधी सीधी सरल सी बात है, अणुओं की ऊर्जा में सीधा सीधा वृद्धि होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ठीक है, तो गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य हो जाता है। द्रव में अति अल्पकाल के लिए परिवर्तन होता है। अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो भैया यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पहला वाला। देखिए, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से ये बिना द्रव में बदले ही गैस में बदल जाते हैं। अगला पदार्थ है, पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? तो ठोस अवस्था में उन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, गैस अवस्था में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प अकेले सही दिखाई दे रहा है भैया, यही अपना सही है। सभी विकल्पों को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगला वाला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहे हैं क्वथनांक पर द्रव का बाह्य दाब तथा वायुमंडलीय दाब होता है। तो क्वथनांक मतलब किस तापमान पर कोई वस्तु द्रव से आप क्या करते हैं? द्रव से गैस में बदल देते हैं। द्रव से
गैस में बदलता है। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पन तो हर एक तापमान पे होता रहता है। क्वथन क्या होता है, वो एक निश्चित तापमान पर जब आप किसी तत्व को, किसी पदार्थ को उबालते हैं, तो पानी को जब उबाला जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस में बदल जाता है। तो इस समय बाह्य दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बराबर होता है। द्रव का बाह्य दाब द्रव के बाहर का दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वो भाप बनकर ऊपर उठ पाता है, अन्यथा वो उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर हो जाता है। पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। अगले वाला हिस्से की बात चलते हैं। तो कह रहे हैं बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसको अभी हमने बताया, इसे वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, भाप में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये किसी भी तापमान पर होती रहती है। बाकी के लिए तापमान निश्चित होता है, लेकिन वाष्पन के लिए तापमान निश्चित नहीं होते हैं। वो जब बर्फ बनकर ठोस बना हुआ है तब पर भी वाष्पन होता रहता है पानी के साथ। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है, सोना धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, एंटीमनी जो होता है वो अधातु है, वो धातु नहीं है। तो चौथा विकल्प अपना सही हो गया है। अगला है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, टूथपेस्ट एक मिश्रण है, लोहा मिश्रण नहीं है, चांदी नहीं है, दूध एक मिश्रण है, चीनी नहीं है, स्याही एक मिश्रण है, हवा भी एक मिश्रण है। तो टूथपेस्ट, दूध, स्याही और हवा, टूथपेस्ट, दूध, स्याही और हवा कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, चौथा वाला विकल्प हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये मिश्रण है। अगर बाकी आप में देखेंगे तो चीनी यहाँ पे दिया गया है, तो चीनी तो मिश्रण नहीं है। यहाँ पे भी चीनी दिया है, मिश्रण नहीं है। लोहा दिया गया, लोहा भी मिश्रण नहीं है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का लिए ये जो अपना है चौथा विकल्प अपना परफेक्टली सही है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। जल में घुलनशील अशुद्धियां बढ़ा देते हैं, जल के ठीक है, किसको बढ़ा देते हैं, जल में घुलनशील अशुद्धियां, यानी जल में जो चीजें घुल जाती हैं वो क्या बढ़ा देती हैं, क्वथनांक को, हिमांक को, दोनों को, किसी को भी नहीं। तो भैया ये जो अशुद्धियां होती है क्वथनांक और हिमांक, ये दोनों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्वथनांक को सीधे सीधे यहाँ पे ज्यादा प्रभावित करती हैं। यानी जिसपे उबलने वाला तापमान जो होता है वो उबलने वाला तापमान को ज्यादा प्रभावित करती हैं, यानी सीधे उसी को बढ़ा देती हैं। नॉर्मली जो भाप बनने की प्रक्रिया है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर उसमें कुछ अशुद्धियां मिले होंगे तो वो 100 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। ठीक है, अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जो होने वाला है वो होता है क्वथनांक अधिक ताप पर होता है। ठीक है, क्वथन अधिक ताप पर होता है। क्वथन की जो प्रक्रिया होती है वो टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण अधिक ताप पर होता है। खाने पर ऊपर दाब कम हो जाता है, ये गलत है। क्वथनांक कम ताप पर होता है, पहला वाला भी गलत है। ठीक है, केवल दूसरा वाला विकल्प अपना सही है, क्वथन अधिक ताप पर होता है। और बर्तन में रखा गर्म दूध जल्दी ठंडा होगा यदि बर्तन के ऊपर बर्फ रखी जाए, बर्तन के ऊपर रख देंगे बर्फ, तब बर्तन के नीचे बर्फ की सिल्ली रखी जाए, बर्तन के चारों तरफ बर्फ रखी जाए, उपरोक्त में समान समय लगेगा। तो भैया यहाँ पे बर्तन आपका कैसा होगा, ऐसा नॉर्मली होगा। ठीक है, अगर आप ऊपर बर्फ रखते हैं तब फिर ठंडा तो होगा, लेकिन कुछ प्रभाव कम डालेगा। नीचे बर्फ की सिल्ली रख दोगे तब पर भी कुछ ज्यादा प्रभाव डालेगा, पर उतना ज्यादा नहीं। और चारों तरफ अगर आप लपेट देते हैं तो ज्यादा प्रभाव, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उससे बर्फ ज्यादा ठंडा कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चारों तरफ बर्फ रखी जाए। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प है वो अपना सही है। अगले वाले प्रश्न के देखेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये क्या बनता है, अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक मिलता है, यौगिक बनता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं, आज के जीवन में दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली विज्ञान की अभूतपूर्व देन क्या है। पानी और हवा, ये विज्ञान ने बिल्कुल नहीं दिया है। कांच और प्लास्टिक और कांच, ये विज्ञान ने दिया है और इसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है। ईथेन गैस और गैसोलीन, ये शायद हो सकता है विज्ञान ने दिया हो, बट इसका प्रयोग तो हम रोज नहीं करते हैं। तो हमारा दूसरा वाला विकल्प हमको सही लग रहा है। इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम 2 वाला विकल्प लगा सकते हैं। कांच और प्लास्टिक का प्रयोग हम रोज करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है,
वो बढ़ जाती, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा क्योंकि बर्फ को पिघलाया जाता है, कण गतिमान हो जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो घटती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला। माइनस कर दो। पर यहाँ पे विकल्प में दिया गया है कि यार बढ़ती है, तो दूसरा विकल्प ये सही कहना चाहते हैं, पर इसमें संकोच है। भैया आप बताएं कि आपको क्या सही लगता है। फिलहाल हम अगले वाले हिस्से पे चलेंगे। कहा जा रहा है कि अमलगम होता है। अमलगम क्या है ये हमको जानना है। तो अमलगम क्या होता है, एक मिश्र धातु होते हैं। अमलगम बना क्या होता है, अमलगम देखिए पारा जो होता है Hg, ठीक है, Hg जो पारा होता है, पारे के साथ किसी धातु का जब मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है, तो एक मिश्र धातु बनती है। उस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम क्या है, मिश्र धातु है। और अमलगम के लिए आपसे पूछा जाता है कि कौन सी धातु आवश्यक है, तो वो होता है पारा Hg, ठीक है, पारा या फिर मरकरी कहा जाता है उसको, ठीक है। पारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिना पारा के अमलगम नहीं बनेगा। तो अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि पारे के मिश्रण के साथ बनती है। तो किसी धातु को मिलाने पे बनती है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो सोना धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, एंटीमनी धातु नहीं है। ये प्रश्न दोबारा आया, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एंटीमनी अपना सही उत्तर हो जाता है और यहाँ पे प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाती है, प्रश्नमाला समाप्त हो जाती है। ये रहा आपका उत्तर। आप इनके उत्तरों को मिला सकते हैं। और एक क्वेश्चन में हमारा कंफ्यूजन रहा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे पूरा अच्छे तरीके से समझ सकें बात को, ये आप थोड़ा सा समझे कि मेरा तर्क कैसा रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय।